नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां देश भर में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग जोर पकड़ रही है, जिसका मुस्लिम संगठन और कट्टरपंथी मौलाना जमकर विरोध कर रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला एक ऐसी याचिका लेकर गई है जो इस पूरे मामले की कलई खोलती है कि शरिया कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकारों को किस तरह कुचला जाता है और किस तरह वो शोषण का शिकार होती हैं। ऐसी ही महिला है बेनजीर हिना, जो आज हमारे साथ मौजूद है और बताएंगे कि उनका अनुभव क्या है और क्यों उन्हें इस कानून के खिलाफ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और संविधान की दुहाई देनी पड़ी। बेनजीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेनजीर, आपको क्यों तलाक का एक मामला लेकर आप अदालत गई हैं, जबकि ये एक नैरेटिव बना हुआ था या काफ़ी महिलाएं खुश थी कि 3 तलाक तो ख़त्म हो गया, तो फिर ये कौन सा तलाक का मामला आया है? मैम, जैसे और महिलाएं, आपको या नेशन वाइड हिंदुस्तान में सभी को पता था कि तलाक बैन हो गया। मैं भी उन्हीं में से ही थी कि ये तलाक बैन हो गया। और जब मेरी शादी हुई थी 25 दिसंबर 2020 को, तो बड़ी मुतमईन होके मैंने कबूल है किया था कि शायद मैं ऐसे बंधन में बंध रही हूँ जो तलाक से मुक्त है। अब मुझे इस तरीके का तलाक नहीं मिलेगा जो पहले मेरी जैसी महिलाओं को मिलता था। और मुझे पता था कि मेरी जो शादी है वो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत सुरक्षित है। मैंने ये सोच के शादी की थी। लेकिन 20 अप्रैल 2022 को जब मुझे तलाक का पहला नोटिस मिला, वो मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस था मैम, कि ये क्या है, ये कौन सा तलाक है, ये कौन सा तलाक आ गया। मुझे तो यही पता था कि ये तलाक जो है वो बैन हो गया है। अब ये तलाक क्या है? तो वो तलाक को जब मैंने स्पीड पोस्ट के थ्रू था, वो एक लेटर था, उस लेटर को मैंने खोला तो उस तलाक पे लिखा हुआ था तलाक़े हसन। अब ये तलाक़े हसन क्या है, मेरे लिए बड़ी दुविधा थी। और मतलब मैं तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी कि जब तलाक बैन हुआ है तो ये तलाक़े हसन क्या है। तो जब मुझे 20 अप्रैल 2022 को ये तलाक़े हसन की पहली किश्त मिली और उस पर लिखा हुआ था कि ये पहली इंस्टॉलमेंट है, जो ये 3 तलाक या तलाक़े हसन में से जो ये पहली इंस्टॉलमेंट है जो तुमको दी जा रही है, वो भी किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। अब यहाँ पे पहले तो ये बताइए कि ये तलाक़े हसन होता क्या है? तलाक़े हसन मुझे भी नहीं मालूम था। जब मैं इसमें गई, ब्रीफ में मैंने पढ़ा, मैंने लोगों से मिला, तो मुझे पता चला ये तलाक़े हसन जो है ये मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तलाक है। ये भी 3 तलाक़ी है। और इसके फॉर्म, ये 3 तलाक के 3 फॉर्म होते हैं। जब मैंने पढ़ा, स्टडी करी, तलाक़े बिद्दत, तलाक़े हसन और तलाक़े एहसन। जो मुझे मिला वो तलाक़े हसन मिला। तलाक़े हसन जो है मंथली 3 इंस्टॉलमेंट में वाइफ को दिया जाता है, सेम डेट पे दिया जाता है। और ये पति मेल से भी दे सकता है, वो नोटिस बाय कुरियर, डाक के थ्रू भी ये अपनी वाइफ को दे सकता है। मैटर नहीं करता वाइफ उसके साथ रहती है या उससे अलग रहती है। तो ये तलाक़े हसन है। जब आपने अपने शौहर से पूछा इस तलाक़े हसन के बारे में, उन्होंने क्या कारण दिया और आपको क्यों लगा कि ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है? मैम, शौहर से तो मैं पूछती तब, तलाक़े हसन जैसी मुझे रिसीव हुआ, मेरे शौहर फरार इन द फॉर्म कि मेरे शौहर ने मुझे व्हाट्सएप जो मैसेंजर था वहाँ से मुझे ब्लॉक मारा। पहले क्या होता था, मैं 5 महीने अपने शौहर से अलग थी तो बच्चे के फ़ोटोज़, वीडियोज़ मैं उनके साथ शेयर करती थी, कोई राब्ता था। वो उन्होंने सबसे पहले वहाँ बैरियर लगाए। सेकंड, मैंने कॉल करा उन्होंने मेरी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनके घर गई, उन्होंने घर में ताला लगा के वो वहाँ से फ़रार हो गए। तो मैं पूछती किससे? मेरे हाथ में सिर्फ लेटर था 12 पेज का और उस पर 30 एलिगेशंस थे। 30 एलिगेशंस थे कि ये आधार हैं, मैं तुमको इन आधारों पे तलाक दे रहा हूँ और इस्लाम की 4 वॉल्स जो हैं उस पे तुम खरी नहीं उतर रही हो, इस्लामिक 4 वॉल्स पे तुम खरी नहीं उतर रही, दैट्स वाई आई डिवोर्स यू, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मुझे तो बचपन से यही बताया गया कि 4 वॉल्स में आपको नमाज पढ़ना आना चाहिए, आप नमाज पढ़ते होना चाहिए, आप कुरान शरीफ पढ़ते होना चाहिए, आप हज करते होना चाहिए, आप जो है सुन्नत तरीके से आपने निकाह करा हो, आप सुन्नत तरीके से औलाद पैदा हुई हो, आप हलाल कमाई खाते हो, यही सब इस्लाम की 4 वॉल्स हैं। तो जो है मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, मैंने सुन्नत जो अदा करी है वो सुन्नत
सुन्नत से उनके साथ निकाह करी है, हम दोनों का एक बेटा है जो सुन्नत के अकॉर्डिंग हम दोनों का बेटा हुआ है, कोई नाजायज़ हमारी औलाद नहीं है। हज पेंडिंग है जो मैंने अभी तक हज नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग कौन सी 4 वॉल्स होती हैं ये मुझे नहीं पता, कहाँ से वो 4 वॉल्स अपनी पर्सनल 4 वॉल्स इस्लाम की कौन से ला रहे हैं जिसमें वो लिख रहे हैं एज पर इंडियन मुस्लिम लॉ। अब एज पर इंडियन मुस्लिम लॉ 4 वॉल्स इस्लाम की कौन सी होती है ये मुझे नहीं पता, किन लोगों ने बनाई हैं, शायद मेरे पति जैसों ने बनाई हैं। आप अदालत गई हैं तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के इस खिलाफ गई हैं जो तलाक हसन है, जिस तरह से तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक का मामला गया था। हाँ मैम, मैं तलाक हसन के खिलाफ भी गई हूँ और जितनी भी फॉर्म्स है ना अवेलेबल एज पर इंडियन मुस्लिम लॉ उस सब के खिलाफ गई हूँ कि ये एक सिरे से बैन होनी चाहिए। मुझे तो अभी देखो, अभी तक आप सबको क्या पता था कि तलाक बैन हो गया, मेरे तलाक से पता चला ना कि अब भी तलाक है, तो मुझे ये पता चला है कि मुझे हसन मिला है तो हसन है, एक एहसन होता है तो एहसन भी है। दो फॉर्म बंद करने से या एक फॉर्म बैन करने से ये चीज़ें बैन नहीं होंगी। अभी की तो बात है, 2019 कोई दूर नहीं है, 2 साल बाद ही देखिए एक और तीसरा 3 तलाक का मैटर आ गया ना हम सबके सामने, मुझे मिल गया ना। तो मैं अब नहीं चाहती कि फिर कोई नया जिन तलाक का निकले, फिर कोई नया नाम का इंडियन मुस्लिम लॉ वाले निकाल लें। फिर अभी तो हसन और एहसन है और कोई नया लिया है, अभी ये भी है शरीयत और कुरान के नाम पे नया लिया है कि भाई एक और है, एक और है, तो नहीं। अब आप इस तरीके की जो ढकोसलेबाजियां हैं ना जिसमें आप मुस्लिम महिलाओं को कुचल रहे हैं, उनके अधिकारों को कुचल रहे हैं, उनको सड़क पे अनाथ मतलब एक हस्बैंड सड़क पे बच्चे के साथ कहते हैं ना छोड़ देना, उस तरीके की वो हालत कर रहे हैं, तो इस तरीके की ये चीज़ें ही बैन होना चाहिए जो इन फ्यूचर डेमोक्रेटिक भारत में इस तरीके की तलाक निकल के ही ना आए। सबसे पहले हम कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, क्या चुनौतियां आई वो भी जानेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज में जहाँ महिलाओं को किसी तरह के अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं, जब तलाक का मामला आप जिस तरह से बता रही हैं, ऐसे में ये हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर कि इसके खिलाफ लड़ना है, और लड़ना भी है तो इतना आगे बढ़कर बोल के लड़ना है और चुनौती देते हुए लड़ना है? क्या कभी डर लगा आपको? नहीं, बिल्कुल भी मैम डर नहीं लगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत की नागरिक हूँ, एक लोकतांत्रिक देश की मैं महिला हूँ जो अपने भारतीय संविधान में पूरा बिलीव रखती है, विश्वास रखती है। जब मैं देश का प्रधानमंत्री चुनने का राइट है ना मेरे पास, तो मेरे पास ये राइट क्यों नहीं है कि अगला मुझे तलाक देगा या नहीं देगा, उसमें मेरी चॉइस क्यों नहीं है? मैं देश की प्रधानमंत्री तो अपनी चॉइस से चुन रही हूँ, लेकिन वो तलाक होगा या नहीं होगा उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। तो मुझे डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं एक लोकतांत्रिक देश की नागरिक हूँ और मुझे मेरी भारतीय संविधान में पूरी आस्था है। आज नहीं तो कल मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। मुझे मेरी देश की सरकार पर भरोसा है, मुझे देश की मेरी न्यायपालिका पर भरोसा है। मुस्लिम समाज का क्या रिएक्शन है जब आपने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक आप लेकर गई हैं और चुनौती दी है सीधे सीधे मुस्लिम पर्सनल लॉ को, तो उसके बाद मुस्लिम समाज ने आपको किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली? समर्थन मिल रहा है या विरोध हो रहा है या एक चुप्पी है वहाँ? मैम, चुप्पी और विरोध दोनों कह सकते हैं, लेकिन जो चुप है गलत के खिलाफ तो उसका मतलब वो विरोध कर रहे हैं मेरा। इसका मतलब यही है, अगर आप गलत के खिलाफ खामोश हैं तो इसका मतलब आप गलत का साथ दे रहे हैं। आप ना, जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे खुद हकीकत बनाती हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ। बहुत से अभी मेरे इंटरव्यू के बाद बहुत से लोगों को ये बात हजम होगी, बहुत सौ को नहीं होगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी का टाइम चल रहा है ना, डिप्लोमेट का टाइम चल रहा है। मेरे जैसी लड़कियां, या तो मेरे जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो खुल के मुखर हैं, बोल रहे हैं कि ये कुरीतियां हैं, ये बुरी चीज़ें हो रही हैं एज़ पर मुस्लिम लॉ, एज़ पर शरीयत, जो भी हिंदुस्तान में इसका फ़ायदा उठा के। बहुत से लोग डिप्लोमेट बन के चुप हैं, ना तो वो मेरे जैसी कहेंगे, उन्हें पता तो है गलत हो रहा है, ना तो वो मेरी जैसी कहेंगे और ना खुल के इसको बोलेंगे गलत है, गलत है। अभी चुपचाप बैठे रहो, किसी का बुरा हमें नहीं बनना है। तो मैं ये कहती हूँ जो गलत के खिलाफ चुप है तो वो भी गलत के साथ है। बाकी आपने कहा कि समाज का, हाँ, तो मुझे इस तरीके के फ़ोन्स आने शुरू हो गए हैं सोशल साइट पे, धमकियाँ डे 1 से। जब मेरी PIL मैंने इसके खिलाफ 2 मई को डाली थी, 2 मई की शाम से ही मेरे हस्बैंड की फैमिली, फ्रेंड्स और उनके सपोर्टर्स सोशल साइट पे मुझे धमकी दे रहे थे कि ये जो काम कर रही हूँ मैं बहुत गलत कर रही हूँ, इसको मैं वापस ले लूँ। और इवन कोई और छोड़िए, मेरे हस्बैंड ने अपनी सोशल साइट पे कमेंट सेक्शन में लिखा है, मेरी वाइफ अगर ये मेरा तलाक एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। ये मेरे हस्बैंड,
के वर्ड हैं सोशल साइट पे कमेंट सेक्शन में कि अगर वो मेरा ये तलाक नहीं मान रही है जो मैं एज पर मुस्लिम लॉ एज पर शरीयत दे रहा हूँ तो वो कुरान से खारिज है, वो इस्लाम से खारिज है, चाहे तो वो अपना धर्म बदल ले। अब बताइए, मैं अगर मेरे ही धर्म में गलत चीज़ें हो रही हैं, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, तो तुम कौन होते हो मेरा धर्म परिवर्तन करवाने वाले? या क्यों मेरा धर्म परिवर्तन करा जाएगा? मैं अपने धर्म में रह के अपने धर्म की कुरीतियाँ ना बताऊँ, ना उसके खिलाफ लड़ूँ, ना समाज में या सरकार को बताऊँ कि क्या हो रहा है, मेरे जैसी बेनज़ीर और भी हिनाएं होंगी, उनके खिलाफ क्या हो रहा है, तो मुझे धमकी अपना धर्म परिवर्तन कर लो। आपका एक बच्चा भी है, कितना मुश्किल वक्त ये बीत रहा है जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है तलाक़ हसन का? अब मैं हस्बैंड के घर से निकाली गई थी तो मेरा बेटा 3 महीने का था, और जब मुझे तलाक़ हसन मिला तो मेरा बेटा 7 महीने का था। 7 महीने के बच्चे के साथ, और जो डिलीवरी का टाइम था मेरा, डिलीवरी के 3 महीने बाद मेरे को पैनक्रियाटिक सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। ना तो मैं फिज़िकली फ़िट और ना मेंटली, तो हरास हो ही रही हूँ मैं हस्बैंड के थ्रू जो ये मुझे तलाक भेज रहे हैं, और मेरा छोटा बच्चा। इसके साथ आप अंदाज़ा लगाइए कि स्ट्रगल करना कितना मुश्किल होगा, उसको पालना भी, फिर उसको पालने के लिए पैसा चाहिए, खाली ऐसा तो बच्चा नहीं पल जाएगा। फिर से मेरा ऑफिस ज्वाइन करना हुआ, मैं ऑफिस भी जाती हूँ, कमाने के लिए भी निकलती हूँ, फिर बच्चा भी पालना और कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाना। सिर्फ किसके लिए? अपने आत्मसम्मान के लिए, और मेरी जैसी हिनाएं जितनी हैं जिनको ये तलाक मिल रहे हैं उनके लिए खड़े होना। जब आपको ये तलाक मिला था तो किस तरह से ये रिसीव हुआ था, और उसमें क्या खामियां हैं जो देखकर आपको गुस्सा भी आया और आपने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात सोची है? पहला जो तलाक मुझे मिला, ये जो 20 अप्रैल 2022 को जब मुझे ये कुरियर के थ्रू मिला, तो मेरा दिमाग तो वहीं बौखला गया, ये कैसा तलाक है? कुरियर का कोई अथॉरिटी से लेटर नोटिस नहीं था। मेरे हस्बैंड खुद एडवोकेट हैं दिल्ली में, उन्हीं का फ्रेंड है एक दूसरा एडवोकेट, उस थर्ड पर्सन के थ्रू वो मुझे तलाक दिलवा रहे हैं। उस नोटिस में मेरे हस्बैंड मुझे तलाक नहीं दे रहे हैं, शादी तो मेरे हस्बैंड ने करी, बताइए, निकाह मेरे हस्बैंड ने कबूल किया, लेकिन यहाँ जो तलाक मुझे मिल रहा है वो थर्ड पर्सन के थ्रू मिल रहा है, गैर आदमी मुझे तलाक दे रहा है, वो प्रोनाउंस कर रहा है तलाकी, आई एम प्रोनाउंस ऑन द बिहाफ ऑफ इनके, और पूरे तलाकनामे पे मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर तक नहीं है, वो जो थर्ड पर्सन है वो खुद साइन कर रहा है। तो मतलब गुस्सा भी आया ना कि ये कैसा तलाक है भाई? अगर ठीक है तुमको, मुझे नहीं पता, लेकिन तुमको ऐसा लगता है एज पर इंडियन पर्सनल लॉ कि मुझको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक मुस्लिम पुरुष होने के नाते, तुम उस बेनिफिट्स का मिसयूज़ भी कर रहे हो अपनी वाइफ के अगेंस्ट, तो मिसयूज़ भी ढंग से कर लो। अगर मिसयूज़ भी कर रहे हो तो तुम खुद आगे बढ़ के तलाक दे दो कि बेनज़ीर मैं यूसुफ नकी तुमको तलाक दे रहा हूँ, या तलाक की पहली किस्त दे रहा हूँ और उस पर साइन भी कर रहा हूँ, ये मेरे हैं। तो वो भी नहीं है, थर्ड पर्सन मुझे प्रोनाउंस कर रहा है तलाक, और पूरे तलाकनामे पे साइन भी खुद कर रहा है वो। ये तीसरे व्यक्ति से तलाक दिलाने का क्या मतलब होता है? तीसरे व्यक्ति से तलाक दिलाना जो बिल्कुल ही अनलीगल है, ये तो मैम इस तरीके से हो गया कि वो कह रहा है, एक तो वो खुद साइन कर रहा है, फिर ऊपर से कह रहा है कि मैं ऑन द बिहाफ ऑफ मैं तलाक दे रहा हूँ। तो ये तो यही हो गया कि मेरे बेडरूम में मेरा पति तीसरे व्यक्ति को भेज दे और वो तीसरा व्यक्ति कह दे एज पर योर हस्बैंड मैं तुम्हारे रूम में आया हूँ। ये तो यही चीज़ हो गई ना, ये कितनी गंदी और गंदगी चीज़ हो गई। जब आपने ये बात की होगी तो कानून, आप गए तो सुप्रीम कोर्ट भी हैं, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी देखा जाए तो क्या इस तरह का तलाक जो है वो माना जाता है, मान्य है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम स्कॉलर्स जो सामने नहीं आ रहे हैं, तो जब मैंने उनसे बात करी या जब मैंने स्टडी करी तो इस तरीके का तलाक बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनसे 5 महीने से दूर थी, उनसे किसी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट बातचीत नहीं थी, कोई सुलह की गुंजाइश नहीं थी। एज़ पर तलाक़ हसन अगर हस्बैंड वाइफ को तलाक देता है तो 3 महीने की जो अवधि होती है वो वाइफ को हस्बैंड के साथ रिकॉन्साइल करनी होती है, मतलब रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए रहना पड़ता है साथ में। अगर पहले महीने के बाद दोनों की सुलह हो जाती है तो फिर वो रद्द हो जाते हैं बाकी के 2, अगर नहीं होती है तो वो सेकंड देता है, सेकंड के बाद कोशिश होती है, नहीं होती तो फिर वो थर्ड देता है। तो इस तरीके से ये पीरियड में हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं। तो मेरे केस में वो नहीं हुआ, कोई भी रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ,
कोई भी किसी तरीके की मेरे से कांटेक्ट करने की मेरे हस्बैंड ने कोशिश नहीं करी। मैंने बताया ना, सारे बैरियर लगा दिए। मैं उनके घर तक गई, उन्हें फ़ोन करती थी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। व्हाट्सएप कॉलिंग बच्चे के थ्रू दिखाने के लिए कोशिश करती थी कि बच्चा अब ये रिएक्ट कर रहा है, बच्चे की अब ये तबीयत ख़राब है, वहाँ से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये और इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को अपनाया। फिर और थर्ड चीज़ जो होती है वो औरत के मेंसेस होते हैं, जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है कि अगर उस हालत में वो तलाक रिसीव कर रही है, हैज़ की हालत कहते हैं उसको उर्दू में, हैज़ की हालत में अगर वो तलाक रिसीव कर रही है वाइफ, तो वो तलाक मान्य नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को मेरी हैज़ की डेट मालूम थी क्या? तो मैं आज यहाँ ऑफिशियली बता देती हूँ कि तीनों टाइम मैं हैज़ की हालत से थी जब तलाक आए। तो ये भी उन्हें नहीं पता था, वो बस वन साइडेड, बस उनको इतना पता है आंखें बंद करके कि 1937 का जो एक्ट है और 1939 का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो एक्ट है, बीइंग अ मुस्लिम मैन, मुझे जो है वो एक तरफा अधिकार मिले कि मैं अपनी वाइफ के अधिकारों को कुचल दूं, उसको वन साइडेड लात मार के बाहर निकाल दूं। मैं पुरुष हूं, मैं मुस्लिम पुरुष हूं, तो यहाँ सुपीरियर हूं, तो बस आंख बंद करके बस तीनों तलाक मुझ पे फेंक दिए गए हैं। किस तरह के कारण बताए उन्होंने आपको तलाक देते हुए? जो 40 पहुँचे, 3 तलाक तक, पहले 30, 36, फिर 40, ये जो 40 पॉइंट पहुँचे उसमें यही है कि मैं उनकी फैमिली का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती थी और मैं मेरी फैमिली का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती थी। तो मैं मेरे पति का भी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं मेरी फैमिली का डिसरिस्पेक्ट करती थी, तो इसीलिए मैं इल्ज़ाम मेरे हस्बैंड पे लगा रही हूँ और उनके फैमिली का डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, अनादर कर रही हूँ मैं हस्बैंड और उनकी फैमिली का। तो मेरे हस्बैंड की फैमिली तो है ही नहीं। मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स को गुजरे हुए 7 साल हो गए। अब वो जो बची बड़े भाई से वो मिलना जुलना रखते ही नहीं है। उनकी जो शादीशुदा मैरिड जो उनकी सिस्टर्स हैं 2, उनकी इन्वॉल्वमेंट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, मतलब शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। तो वही कारण बना हम दोनों की डिस्प्यूट का, लड़ाई झगड़े का, जिसको सुलझाने की कोशिश नहीं करी, सीधे तलाक थोप दिए गए। तो आप ये समझिए, यूसुफ ने ये चॉइस दिखा दी कि मुझे मेरी मैरिड जो सिस्टर्स हैं वो ज़्यादा प्यारी हैं देन यू एंड माई बेबी। जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं तो वहां पर किस तरह की चुनौती और किस तरह की पिटिशन आपने दायर की है? उसमें क्या चैलेंज किया आपने, मुस्लिम पर्सनल लॉ को या तलाक के इस तरीके को? मैम, मैंने जो तलाक के तरीके हैं इनको पूरों को चैलेंज किया, ये एक सिरे से खारिज होने चाहिए। और मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ जो एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है। तो मेरी डिमांड यही है कि इस तरीके के तलाक जितने भी हैं ना, मैंने वहाँ नाम मेंशन नहीं करा, हसन एहसन जितने भी हैं वो बैन करो और ये एक्ट बैन करो। जब यही डिसॉल्व हो जाएगा तो कहाँ सब हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, हम महिलाओं को। जिस तरह से तलाक बिद्दत को बैन किया गया है। देखो, तलाक बिद्दत जो बैन हुआ ना, तलाक बिद्दत के टाइम ही अगर इस एक्ट को भी बैन कर दिया जाता या फॉर्म ऑफ डिवोर्स इन एज पर मुस्लिम लॉ भी अगर ये बैन हो जाता, तो आज मैं सर्वाइवर नहीं बनती इस चीज़ की। यहाँ सवाल ये भी है कि जब तलाक बिद्दत का मामला चल रहा था, काफ़ी मुस्लिम महिलाओं ने सपोर्ट किया और इस फैसले से काफ़ी वो खुश भी थी जब ये हुआ। क्या तब ये बातें नहीं उठी थी कि भाई तलाक के और भी फॉर्म्स हैं जिनके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए, या इस बारे में किसी को पता नहीं था? ये तब क्यों नहीं उठा मुद्दा कि एक साथ सारे तलाक बैन कर दिए जाएं इस तरह के? ये मुद्दा तब भी आया था, तब भी डिस्कशन हुआ था कि जो है एज़ पर मुस्लिम लॉ और भी तलाक हैं। तो वहाँ पे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उनका जो अपना एक समीक्षा पैनल था, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वर्जन रखा था ये हमारे कुरान में है और इसमें इंस्टेंट लाइफ ख़राब नहीं हो रही औरत की। हसन और एहसन रहने दीजिए, क्योंकि इसमें रिकॉन्सिलेशन होता है, इसमें 3 महीने का टाइमिंग होता है, दोनों साथ रहेंगे, सुलह कराई जाएगी तो तब भी शादी बच जाएगी। उन्होंने इस तरीके की बातें रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसीलिए ये जो 2 तरीके के तलाक थे छोड़ दिए गए थे। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, मुझे नहीं पता 19 के बाद भी ना हुए होंगे। लेकिन आप ये सोचिए, मैं तो दिल्ली NCR की लड़की हूँ, पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। लेकिन दूर दराज, मैम आप ये सोचिए, दूर दराज गाँव में क्या होता होगा, जहाँ पे उन्हें पता ही नहीं कि हमें एक काला बुर्का है, उसके बाहर भी जाने की इजाज़त उन महिलाओं को नहीं है। आपके संपर्क में आई कुछ ऐसी महिलाएं जिनके साथ ऐसा हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। मेरे तलाक के बाद जब ये चीज़ें मीडिया में फैली, मीडिया में जब ये गई, तो मुझसे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया, बहुत सी लड़कियों ने कांटेक्ट किया कि बेनज़ीर हमें भी तलाक़ हसन है, तलाक़ हसन है। और यू वोंट बिलीव कि एजुकेटेड लड़कियाँ
इसकी सर्वाइव ऐसी नहीं कि अनएजुकेटेड थी या जिनको 4 दीवारी में कैद कर रखा है उनको डिवोर्स मिल रहे हैं। अभी आप देखिए मेरा केस गया ना सुप्रीम कोर्ट, अभी आप धीरे धीरे देखती जाएंगी कितनों के आएंगे। आपके पास आप सुप्रीम कोर्ट जब गई थी तब जहाँ तक मुझे याद है पहली बार आपको तलाक दिया गया था। क्या सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू होने के बाद वो सिलसिला बंद हुआ या लगातार आते गए हैं? आते गए। उसके बाद मेरी PIL 2 मई को गई। उसके बाद हियरिंग की डेट पे ये बोला CGI ने कि ये छुट्टियों के बाद मैटर लेंगे, यानी गर्मियों की छुट्टियों के बाद, जून के बाद। तो मेरे एडवोकेट के थ्रू उनको बताया गया कि ये बहुत अर्जेंट मैटर है, अगर आप अभी नहीं सुनेंगे तो मई के लास्ट में यानी 20 मई और जून में ये तलाक आ जाएगा और ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ये शादी टूट जाएगी, इसको बचा लीजिए। उसके बाद समर बेंच के सामने ये गया, समर बेंच ने हमारी नहीं सुनी। समर बेंच को लगा ही नहीं इसमें कुछ अर्जेंसी है, क्योंकि छुट्टियों के बाद आई है, छुट्टियों के बाद आई है। और छुट्टियां जब तक ख़त्म हुई 4 जुलाई तक, जब तक तलाक, मेरा हस्बैंड 3 तलाक दे चुके थे मेरे हस्बैंड, और वो ज़रा भी नहीं डरे कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। मेरे हस्बैंड ज़रा भी नहीं हिचकिचाए कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, अगर मैं अभी भी रुक जाऊँ या अगर मैं आगे भी 2 नोटिस और दूंगा तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और वो खुद मेरा पति एडवोकेट है, वो नहीं डरा क्योंकि वो बड़ा कॉन्फिडेंट है। वो मुझसे सामने आकर बोल चुका है, वो लोअर कोर्ट में मुझसे मिले थे जहाँ पे मेरा केस और लगा हुआ है, वहाँ मुझसे मिले थे। उन्होंने वहाँ मुझे धमकाया कि मैं तो एज़ पर शरीयत और एज़ पर इंडियन मुस्लिम लॉ तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, कौन होता है तो मुझे रोक ले। मुझे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो संरक्षण दे रहा है इस एक्ट को और मेरे तलाक देने के अधिकार को, तो कौन होता है जो रोक ले। तो यही दिखाता है कि मेरी PIL दाखिल होने के बाद भी आप डेयरिंग देखिए, मेरे हस्बैंड का डेयर देखिए, 2 एडवोकेट मुस्लिम, तो मेरा हस्बैंड है ही और दूसरा जिन्हें बनाया है उन्होंने अपना एडवोकेट, दोनों लगातार नोटिस भेजते रहे बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। और उस आखिरी नोटिस के बाद जैसे कि इंडियन पीनल कोड के तहत अगर तलाक होते हैं, गुजारा भत्ता तय होता है, आपका एक बच्चा भी है, तो इसमें उन्होंने क्या किया? कोई आपकी जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी के नाम पे क्या किया? 23 जून 2022 को 3rd नोटिस एंड फाइनल नोटिस करके मेरे हस्बैंड ने मेल दिया मुझे जीमेल पे। वो मुझे रिसीव हुआ और उसमें लिखा हुआ था कि लमसम अमाउंट तुम्हारी जो है इद्दत का मैं दे रहा हूँ। फिर UPI अकाउंट के थ्रू मेरे फ़ोन पे अकाउंट में 2 अमाउंट मुझे रिसीव हुए जो 15,000 के थे और 2,000 के थे। 15,000 में ये ब्रीफ किया हुआ था ये तुम्हारा लमसम इद्दत का अमाउंट है, और बेटे के लिए लिखा हुआ था कि ये बेटे का मेंटेनेंस है। तो बस वो अब 17,000 रुपये देकर टाटा बाय बाय हो गए। ये शादी 15,000 मेरे, 2,000 हमारे बेटे के, जो अभी 10 महीने का ही हुआ है, 4 दिन पहले, उसकी अदायगी करके टाटा बाय बाय, और ये शादी एज़ पर शरीयत, एज़ पर मुस्लिम लॉ ख़त्म। ये देनदारी थी बस उनकी आज के टाइम में। तो ये किस आधार पे करते हैं पैसे तय? नहीं मालूम कि लमसम अमाउंट, मुझे भी नहीं मालूम। अब मैं यही तो घुट रही हूँ कि अगर इंडियन पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ के नाम पर वो मुझे डिवोर्स दे रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ? कौन से आधार पर ये पैसे तय किए गए? कौन से आधार पे मुझ पे एक तरफा एलिगेशन लगाए गए? कौन से आधार पे ये डिवोर्स माना जाएगा? क्योंकि मैं तो इंडियन पर्सनल लॉ को मान ही नहीं रही ना, मैं तो अपने देश की न्यायपालिका को, देश के संविधान को मान रही हूँ। तो मेरे एज़ पर माई हस्बैंड, तो कौन सी ऐसी शरीयत कोर्ट हैं, कौन से ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ की तहत जो कोर्ट हैं, कौन सी पुलिस है जहाँ जाके मैं उनकी कंप्लेंट करूँ उन्होंने मेरे साथ गलत किया? कौन से ऐसे एडवोकेट हैं? तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जाऊँ मैं? आप सुप्रीम कोर्ट गई हैं, हाई कोर्ट में भी एक आप अभी याचिका डालने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट से आपकी क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से वहाँ पर केस आपका चल रहा है, और हाई कोर्ट में क्या याचिका है आपकी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में से मुझे यही उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने डाला है वो चैलेंज, मैंने अभी आपको बताया कि 39, 37 एक्ट को मैंने चैलेंज किया है, और फॉर्म ऑफ डिवोर्स जितनी भी आई हैं एज़ पर मुस्लिम लॉ उनको चैलेंज किया है। ये डिज़ोल्व होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए एक सिरे से। हाई कोर्ट में यहाँ मैं जाऊँगी पर्सनल, जो मेरा हस्बैंड जो ये गलत, इलीगल, अनलॉफुल और यूनिलैटरल तरीके से जो मेरे साथ कर रहे हैं, तो वो इस तरीके जो ये तलाक है, जब मैं उनका तलाक एक्सेप्ट ही नहीं कर रही क्योंकि वो मेरे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है,
तो ये जो तलाक है वो हो ननिल वॉइड होना चाहिए, अमान्य होना चाहिए मेरी अदालतों के आधार पर, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, और जो भी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है वो मेरे हस्बैंड को मिले। आपको उम्मीद है कि आपका ये केस देखने के बाद कई और मुस्लिम महिलाएं जो कि तलाक हसन से गुजर रही हैं वो भी अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगी या उनको हिम्मत मिलेगी? हाँ मैम, मुझे उम्मीद है और खटखटा रही हैं, क्योंकि यहाँ मैं अभी ऑफिशियली उनका नाम नहीं ले सकती। आपकी नॉलेज में खुद ही आ जाएगा, 10 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, सीरीज आएगी पूरी निकल के, जो अदालतों पे पहुंच रही हैं, हाई कोर्ट भी पहुंच रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रही हैं। क्योंकि अभी मैं उनके परमिशन के बिना नाम नहीं ले सकती, लेकिन आपके और हमारे जितने भी भारतीय लोग हैं सबके सामने आएगा। मेरे बाद अब खुल के लड़कियाँ आ रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि अभी जो ये लड़कियां आ रही हैं ये तो दिल्ली एनसीआर की आ रही हैं जो मेरे नॉलेज की हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आपके माध्यम से ये मैं अपने भारतीय मुसलमान महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डरिए मत। आपको इस तरीके के तलाक जो हैं थोपे जा रहे हैं, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं सर्वाइवर हूँ, क्या होता है और आप लोगों को क्या बोला जाता है, क्योंकि मुझे बोला गया है, मुझे समझाया गया है, वही आप लोगों को भी बोला जाता होगा। लेकिन डरिए मत, आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करिए, आप लोग बाहर आइए, मैं आप लोगों की मदद करूँगी, मैम आप लोगों की मदद करेंगी प्लीज़। अब मतलब कहते हैं ना, जुल्म सहना भी एक गुनाह है, तो मैं आपकी भाषा में ही बता रही हूँ, जुल्म मत सहिए। जुल्म करना ही सिर्फ गुनाह नहीं होता, जुल्म सहना भी गुनाह होता है। तो अपने खिलाफ जो आपको लग रहा है ना ये गैर कानूनी चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ आप ये जुल्म मत सहिए, बाहर आइए निकल के। इंसाफ 1 दिन में नहीं मिलेगा, 2 दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अश्योर हूँ हमें मिलेगा ज़रूर। मुझे मेरे देश की अदालतों पे, मुझे मेरे देश की सरकारों पे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन बेनज़ीर हिना और बेनज़ीर हिना जैसी जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं, सर्वाइवर हैं, उनको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगी और ये कानून एक सिरे से इसको बैन लगाएंगी। और हमारी शादी भी दूसरे धर्म की लड़कियों की तरह, जैसे हिंदू हो गई, सिख हो गई और जैन हो गई, इन धर्म की लड़कियों की तरह हमारी शादी को भी एज़ पर इंडियन पेनल कोड प्रोटेक्शन मिलेगी। क्या अब आपको ऐसा लगता है ये जो, क्योंकि आपके साथ खुद हुआ है ये, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में वाकई में महिलाओं के हक की बात कहीं नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैं पहले भी जानती थी कि नहीं है, लेकिन अब जब मैं सर्वाइवर हूँ, इस चीज़ की भुक्त भोगी हूँ, तो कहीं से कहीं तक भी, मैंने बोला ना कि एलिगेशंस आ गए। अब मेरे हस्बैंड सोशल साइट पे एक पोस्ट डाल रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि लोग उनसे कह रहे हैं कि आपकी वाइफ के साथ क्या हुआ, ये नहीं पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं आपने अपनी वाइफ के साथ 1 साल कैसे जिया, अब कैसे आप रहे। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि जो मैंने तलाक का एलिगेशंस लगाए ना, वही ग्राउंड है तलाक के, जाओ उससे मांगो, नहीं तो मैं दूंगा। तो आप उस बंदे का घमंड देखिए। तो ये एक तरफा एलिगेशंस है, तो यही मेरे राइट कुचल दिए गए ना, यही मेरे अधिकार कुचल दिए गए कि मुझे तो अपनी बात रखने के लिए कहीं ग्राउंड ही नहीं है। कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ, क्या आधार है मेरे हस्बैंड जो मुझ पे लगा रहा है इल्ज़ाम, इसके क्या आधार हैं? तो मैं सही गलत इस चीज़ को कौन साबित करेगा इस चीज़ को? तो कोई, और फिर दूसरा एलमनी के नाम पे 15,000, बच्चे के 2,000 रुपये। तो यहाँ भी हमारे अधिकार कुचल दिए गए। चल, तुम्हारे इलीगल अधिकार तुम्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ दे रहा है, लेकिन ये कौन तय करेगा कि एलमनी क्या होती है? वो भी तुम ही तय कर रहे हो कि मेरी कीमत 15,000 रुपये की है, मैं अपना जीवन यापन 15,000 रुपये में करूँगी, ये भी वही तय कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड ही तय कर रहे हैं। बच्चा 2,000 रुपये में पलेगा, ये भी मेरे हस्बैंड ही तय कर रहे हैं। मैं रिकॉन्सिलेशन चाहती हूँ नहीं चाहती, मैं डिवोर्स चाहती हूँ नहीं चाहती, ये भी मेरे हस्बैंड ही तय कर रहे हैं। तो एक औरत को कहाँ ग्राउंड है? अगर मरने वाले से जज साहब भी पूछ लेते हैं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, इससे पूछ लो, लिखवा लो, इसको फांसी होगी कल, लेकिन यहाँ तो एक लेडी से वो भी नहीं पूछी जा रही है कि तुम क्या चाहती हो इस रिलेशनशिप में। सिर्फ एक तरफा बस मोनोपोली चल रही है ये मर्दों की। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिस तरह से देश में मांग उठ रही है, उसका विरोध करने के पीछे कहीं ना कहीं एक ये कारण भी है। जी बिल्कुल, यही कारण है, जो मर्दों की मोनोपोली है ना। और ये जो हमारे मुस्लिम समाज के जो मुस्लिम स्कॉलर और ये सो कॉल्ड मौलाना जो हैं, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनकी दुकानें तो इन्हीं चीज़ों पे चल रही हैं ना, और ये इनका एक अधिकार मर्दों का औरतों पे जो चल रहा है ये बैन हो जाएगा। अब आप बताइए, जब यूसीसी आएगा, आप, यहाँ धर्म की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैम मुझे मजबूरी में एक एग्जाम्पल के लिए करनी पड़ रही है। आप नॉन मुस्लिम हैं, मैं मुस्लिम हूँ।
जब यूसीसी आएगा तो बताइए किसकी शादी में प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको मिलेगा या मुझे मिलेगा? अब जाहिर सी बात है आपको मिलेगा, हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है मेरी शादी प्रोटेक्ट हो जाएगी, मुझे बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। जो एज पर इस्लामिक लॉ जो मुस्लिम लड़की की शादी की उम्र 9 साल तय की गई है वो 18 या 21 साल हो जाएगी। डिवोर्स सबका सेम हो जाएगा। जैसे आपके हस्बैंड जो हैं इस तरीके के लेटर मेल से तो ये 3 तरीके से मंथली इंस्टॉलमेंट में तलाक नहीं दे सकते, तो मेरा पति भी नहीं दे सकता। तो यहाँ जो सारे बेनिफिट हैं तो वो तो मुझे ही मिलने जा रहे हैं ना, मुस्लिम लड़की को और मेरी जैसी और अन्य महिलाओं को। तो हमें तो और सपोर्ट करना चाहिए ना गवर्नमेंट को, और या गवर्नमेंट से मांग करनी चाहिए कि भैया ले आइए। यूसीसी आप पहले ले आते ना तो आज मैं यहाँ रो नहीं रही होती, या मेरा बच्चा सरवाइव नहीं कर रहा होता, या 10 महीने के बच्चे को मैं घर पे बीमार हालत में छोड़ के ना अदालतों के चक्कर नहीं काट रही होती। मैं आपके लिए यही दुआ करूँगी कि जो कानूनी लड़ाई आपने शुरू की है एक कुरीति के खिलाफ अपने समाज के अंदर जो फैली हुई है और जिसमें किसी तरह का प्रोटेक्शन महिला को नहीं है, उसमें आप सफलता हासिल करें। मेरी आपको बहुत बहुत दुआएं हैं इस लड़ाई के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं इस लड़ाई में बेनज़ीर हिना के साथ शामिल हों, क्योंकि ये जंग जो है सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये उन तमाम महिलाओं के अधिकारों की है जो मुस्लिम समाज से आती हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके अधिकारों का शोषण कब हो जाता है, क्योंकि उन्हें आदत डाल दी गई है। आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पांचजनी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पांचजनी।